हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रिसर्च 365। हम बात कर रहे थे आपसे टीचर एजुकेशन में डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट पीपल्स। तो हमने बात की थी आपसे शुलमैन की, जिसमें मैंने आपको मॉडल ऑफ पेडागोजिकल रीजनिंग के बारे में बताया था कि कैसे उन्होंने कहा कि हमें चीजों को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। और उसके बाद में उन्होंने एक मॉडल दिया था, पेडागोजिकल मॉडल ऑफ रीजनिंग। आज हम उसी में दूसरी व्यू पॉइंट की बात करते हैं, जो डेंग एंड लुइक का है। और जो डेंग एंड लुइक थे, वो क्या करते थे, वो केवल थियोरेटिकल चीजों पे ही उन्होंने एम्फोसिस नहीं दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल मानकों और तकनीकी कौशलों पर आधारित नहीं होनी चाहिए। ये जो है, इसमें सामाजिक विविधता और सांस्कृतिक विविधता को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। डेंग एंड लुइक जो थे, उन्होंने नॉलेज बेस में कई तरीके की नॉलेज की बात की। तो चलिए आज हम डेंग एंड लुइक के मॉडल को समझते हैं कि उन्होंने टीचर एजुकेशन में नॉलेज बेस के लिए क्या बात की। सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो डेंग एंड लुइक ने इस थ्योरी को 2008 में दिया था, जिसमें उन्होंने ये जोर दिया, ये एम्फोसाइज किया कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको और प्रैक्टिकल नॉलेज को या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को साथ साथ चलना चाहिए। केवल उन्होंने ना ही तो ज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष पर जोर दिया केवल, और ना ही केवल और केवल व्यवहारिक पक्ष पर। उन्होंने कहा कि दोनों चीजों को साथ में मिलकर चलना चाहिए, या लर्नर्स को या टीचर्स को इन दोनों तरीके की नॉलेज को साथ साथ लेकर चलना चाहिए। उनके अकॉर्डिंगली effective teaching requires a deep understanding of subject matter। उन्होंने कहा प्रभावी शिक्षण वही होता है जो आपको अपने सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु की एक डीप अंडरस्टैंडिंग दे, और पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज वगैरह जो है उसकी भी आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छी समझ का स्तर आप में डेवलप कर सके। और उन्होंने कहा कि शिक्षा का जो जहां पर भी शिक्षा हो रही है, शिक्षा के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो केवल सोशल ना हो, ना ही केवल कल्चरल हो। वो दोनों को देखते हुए, मतलब सामाजिक चीजों को भी देखते हुए और सांस्कृतिक चीजों को भी देखते हुए, उस संदर्भ में हमें शिक्षा देनी चाहिए। तो डेंग और लुइक के अनुसार क्या होना चाहिए कि शिक्षा जो है वो केवल कुछ स्टैंडर्ड टेक्निक्स पर ही बेस्ड ना हो, उसमें हर तरीके के ज्ञान की रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे हम इस टॉपिक पे बात जो करेंगे तो हम समझेंगे कि डेंग एंड लुइक ने अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बेस के लिए, नॉलेज बेस को समझने के लिए क्या कहा है, उनका क्या व्यू पॉइंट है, उनके क्या किस किस परिप्रेक्ष्य से उन्होंने इन चीजों को एग्जामिन किया है। और फिर लास्ट में हम बात करेंगे कि ये जो डेंग एंड लुइक का व्यू पॉइंट ऑफ टीचर एजुकेशन है नॉलेज बेस का, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं शिक्षक शिक्षा में। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी पहली कैटेगरी से, या हम बात कर लेते हैं पहले डेंग एंड लुइक ने कौन कौन सी कैटेगरीज ऑफ नॉलेज बेस की बात की है। तो इन्होंने 3 तरीके के नॉलेज बेस की बात की है, जिसमें इन्होंने सबसे पहले बात की है डिसिप्लिनरी कंसेप्शन ऑफ नॉलेज, दूसरा इन्होंने बात की है प्रैक्टिकल कंसेप्शन ऑफ नॉलेज, और तीसरा बात की है एक्सपीरियंशियल कंसेप्शन ऑफ नॉलेज। तो पहले टाइप 1 की बात करेंगे, जो है डिसिप्लिनरी कंसेप्ट ऑफ नॉलेज। तो डिसिप्लिनरी कंसेप्ट ऑफ नॉलेज का मतलब क्या हुआ कि ज्ञान को एक निश्चित अनुशासन या विषय के संदर्भ में समझना और उसको उस तरीके से व्यवस्थित करना। मतलब जिस सब्जेक्ट के आप टीचर हैं, उस डिसिप्लिन, सब्जेक्ट को डिसिप्लिन कहते हैं, तो उस डिसिप्लिन के विषय में आपको एक अच्छी समझ होनी चाहिए, और आप उस विषय से संबंधित चीजों को या टॉपिक्स को आप जब पढ़ा रहे हो तो आपको उसको ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए। आपका ज्ञान, जो डिसिप्लिनरी ज्ञान है, आपका जो सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज है, वो व्यवस्थित होना चाहिए। इस कंसेप्ट का मीनिंग क्या निकलता है कि ये जो दृष्टिकोण है उनका, ये जो पर्सपेक्टिव है, ये ज्ञान के ऑर्गेनाइजेशन, मतलब नॉलेज के ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, उसको एक्सपेंड करने की बात करता है, और उसके शिक्षण की बात करता है। मतलब ये ज्ञान के संगठन, प्रसार और शिक्षण के तरीकों को प्रभावित करता है। मतलब कैसे आप नॉलेज को ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे आप उसका प्रसार करेंगे, और कैसे फिर आप शिक्षण के मेथड्स, मतलब मेथड्स ऑफ टीचिंग को ये प्रभावित करेगा, आपका जो सब्जेक्ट का नॉलेज है वो। द टीचिंग प्रोसीजर मस्ट फॉलो अ डिसिप्लिन टू प्रोपागेट नॉलेज इन द क्लासरूम।
तो जो टीचिंग प्रोसीजर होता है उसमें आपको एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन को फॉलो करना ही होगा, उसकी विषय वस्तु को संगठित करना ही होगा, क्योंकि आपको उस विषय के ज्ञान का संगठन, प्रसार और शिक्षण करना है अपने क्लासरूम में। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें या मुख्य विशेषताएं इसकी देखें तो पहली है डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान का अनुशासनात्मक संगठन। इस दृष्टिकोण के अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि ज्ञान जो है अलग अलग अनुशासनों में विभाजित किया जाता है और हर एक अनुशासन का अपना विशिष्ट सिद्धांत, पद्धति और जांच के क्षेत्र होते हैं। मतलब जो हमारी नॉलेज होती है किसी भी सब्जेक्ट की, वो एक तो ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए और हमारे पास, हमारे वहां पर हम देखते हैं कि जो नॉलेज है उसके अलग अलग डिसिप्लिन है, मतलब साइंस भी है, हिस्ट्री है, मैथ्स है और बाकी भी बाइफर्केशंस आप देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में। तो नॉलेज को अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया जाता है और हर एक डिसिप्लिन के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, अपने मेथड्स ऑफ टीचिंग होते हैं, अपने इवेल्युएशन के प्रोसेसेस और स्कोप भी अलग अलग होता है। फिर इन्होंने कहा कि जो हर एक डिसिप्लिन होता है उसके अपने अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं और वो अपने अपने मेथड्स के अकॉर्डिंगली जो है वो ज्ञान का निर्माण करता है, मतलब नॉलेज कंस्ट्रक्शन करता है हर एक विषय और उसी के हिसाब से वो उस चीज को सत्यापित करता है। मान लीजिए सोशल साइंस है तो उसमें आप किसी लॉ को प्रूव नहीं कर सकते, है ना, और साइंस में आप ऐसा कर सकते हो। तो दोनों डिसिप्लिन, दोनों अलग अलग और दोनों के स्टैंडर्ड्स अलग अलग और दोनों का सत्यापित करने का तरीका अलग अलग। तो पहली कैटेगरी जो हम बात कर रहे हैं डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज, उसमें जो पहला मैंने बात की कैरेक्टरिस्टिक तो उसकी क्या होती है कि ज्ञान का जो है अनुशासनात्मक संगठन करती है। दूसरा अगर हम बात करें नॉलेज डिसेमिनेशन थ्रू एकेडमिक डिसिप्लिन, तो मतलब जो शैक्षणिक अनुशासन होता है उसके माध्यम से ही ज्ञान का प्रसार किया जाए। मतलब कि शिक्षा का जो पहला उद्देश्य होता है ना वो छात्रों को एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन के भीतर उनको डीप अंडरस्टैंडिंग प्राप्त कराना होता है। जैसे मान लीजिए आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपका जो टीचर है उसका क्या उद्देश्य है कि वो साइंस के डिसिप्लिन के अंदर की जो भी चीजें हैं उसकी आपको अच्छी खासी कॉम्प्रिहेंसिवनेस हो जाए, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए और उसमें आपकी विशेषज्ञता मतलब मास्टरी हो जाए, ये पहला उद्देश्य रहता है। फिर शिक्षकों को क्या करना चाहिए, अपने ही डिसिप्लिन के भीतर बहुत ब्रॉड होना चाहिए, मतलब उन्हें जो है अपने छात्रों को जो उस डिसिप्लिन से रिलेटेड नई चीजें चल रही हैं, जो नए मेथड्स आ गए हैं, जो नई नए लॉज आ गए हैं, थ्योरीज आ गई हैं वर्ल्ड लेवल पे, उन सब से टीचर को अपने छात्रों को उनसे परिचित कराना चाहिए, खुद भी उसको अवेयर होना चाहिए, है ना, ताकि वो ये सब करके क्या उन बच्चों में ब्रेन स्टॉर्मिंग हो सके, वो क्रिटिकली सोच पाए। तो नॉलेज डिसेमिनेशन भी बहुत जरूरी है, जो कि कैसे होगा, एकेडमिक डिसिप्लिन के थ्रू होगा। जब आप साइंस में पढ़ेंगे तो आप साइंस की चीजों की डीप अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, अगर आप सोशल साइंस में पढ़ेंगे तो आप उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग रखेंगे। उसके बाद इसी में अगले गुण की अगर हम बात करते हैं डिसिप्लिनरी आइडेंटिटी, मतलब अनुशासनात्मक पहचान, मतलब शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर एक डिसिप्लिनरी आइडेंटिटी को डेवलप करते हैं। शिक्षक क्या करते हैं, उनके खुद के अपने कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, कुछ उनके मानदंड होते हैं और तरीके होते हैं जो टीचर्स के होते हैं। टीचर उनको फॉलो करते हुए ही अपने छात्रों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं या उनको एजुकेट करने का काम करते हैं और उनको वो मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं इस तरीके से कि बच्चा जो है वो अपने डिसिप्लिन में उसको मास्टरी हो पाए। अगर हम इसके लिमिटेशंस और चैलेंज की बात करें तो डेंग एंड ल्यूक तो जोर देते ही है कि मतलब बाकी तो ये नॉलेज डिसिप्लिनरी रिलेटेड नॉलेज पर तो फोकस करते हैं, पर ये कहीं ना कहीं इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को नेग्लेक्ट करते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब अंतर विषयक, मतलब दो सब्जेक्ट को एक साथ मिलकर पढ़ाना। और जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ कि अगर आपको सोशल साइंस आप पढ़ रहे हैं और आपको वर्षा के बारे में पढ़ाया जा रहा है और वर्षा के बारे में फिर आपको एक
साइकिल बताई जाती है कि किस तरीके से वर्षा होती है। तो आप पढ़ तो सोशल साइंस रहे हो, पर उसमें साइंस के एग्जाम्पल्स को इंक्लूड किया, उनके फॉर्मूलाज को इंक्लूड किया, तो क्या हुआ कि साइंस और सोशल साइंस दोनों आप मिला के पढ़ा रहे हो। तो ये होती है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में आप एक से ज्यादा 2-3 सब्जेक्ट्स को आपस में मिला करके पढ़ा रहे हो, तो वो होती है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो ये डेंग एंड लुइक है, ये इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब अंतर विषयक और बहु विषयक दृष्टिकोण को नेग्लेक्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डेंग एंड लुइक का जो डिसिप्लिनरी कंसेप्ट ऑफ नॉलेज है, इसका महत्व इसमें है कि ये छात्रों को डीप अंडरस्टैंडिंग और स्पेसिफिक नॉलेज की तरफ ले जाता है अपने खुद के सब्जेक्ट की। लेकिन ये जो है क्या करता है, इनके जो सब्जेक्ट्स हैं इनको एक अनुशासन के रूप में, डिसिप्लिन के रूप में बांध कर देखता है। इनका मोटो जो है केवल ज्ञान को जो है एक विशेषज्ञता प्रदान करना नहीं है, एक स्पेसिफिक नॉलेज लेना नहीं है, बल्कि इनको क्या करना है, उसको सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में भी समझना है। अब हम बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट की, जो है प्रैक्टिकल कंसेप्ट ऑफ नॉलेज। तो प्रैक्टिकल कंसेप्ट ऑफ नॉलेज, जैसा कि आप समझ सकते हैं, प्रैक्टिकल कंसेप्ट मतलब व्यवहारिक उपयोग नॉलेज का क्या है। अब आपके अनुभव, आपकी स्थितियां, जिस संदर्भ में आपने इसको समझा है, उसको आप आने वाली परिस्थितियों में अपने ज्ञान का उपयोग कर सकें, इस बात पर जोर देता है कि शिक्षक जो है केवल सैद्धांतिक ज्ञान ना रखते, उनको केवल किताबी ज्ञान ना हो, बल्कि उन्हें वास्तविक जीवन की, रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सिचुएशंस है, उनसे भी डील करना आता हो। तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज है मस्ट बी फोकस्ड ऑन यूटिलिटी रादर देन थ्योरेटिकल नॉलेज। जो मैंने कहा कि प्रैक्टिकल यूटिलिटी पे तो फोकस इनको मेजर करना होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज पर इतना फोकस नहीं होता। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, इसमें कौन कौन से गुण होते हैं, तो एक्सपीरियंशियल होती है, ये अनुभवजन्य होती है। मतलब शिक्षक अपने दैनिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में जो एक्सपीरियंस करता है, वहां से वो कुछ नॉलेज गेन करता है और उसको वो अधिक महत्व देता है। और उसको क्लास में जो कुछ भी चैलेंजेस आ रहे होते हैं, जो प्रॉब्लम्स वो टीचर फेस करता है, उनको सॉल्व करने के लिए उसको प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत होती है, जो कि आपके खुद के एक्सपीरियंसेस और जो आपने एक्सपेरिमेंट्स किए होते हैं उन पर आधारित होती है। कॉन्टेक्चुअल नॉलेज की ये बात करते हैं कि व्यवहारिक ज्ञान हमेशा विशेष परिस्थितियों और संदर्भों में आधारित होता है। मतलब इस बात का क्या मतलब है कि शिक्षक किस प्रकार की शिक्षा, शिक्षक किस प्रकार की कक्षा, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में काम कर रहे हैं। मतलब शिक्षक का क्या माइंडसेट है, किस संदर्भ में वो पढ़ा रहा है, किस संदर्भ में वो बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक चीजों को देखते हुए वर्क कर रहा है। शिक्षक को इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी परिस्थिति में कौन से तरीके से काम करना है, कौन सा दृष्टिकोण ज्यादा प्रभावशाली होगा। तीसरा, अगर हम बात करें सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच की, तो सीधी सी बात है कि जब एक्सपीरियंशियल नॉलेज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो समस्याओं का व्यवहारिक समाधान भी हमें ढूंढना आना चाहिए। शिक्षक अपने ज्ञान का उपयोग करके जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स होती है उनका इफेक्टिव निर्णय ले पाता है, और जो है टीचर क्या करता है, इस तरीके से चीजों को फ्लेक्सिबल भी बना पाता है। फिर हम बात करें तो टीचर क्या करता है, बच्चों में डेवलप करता है स्किल्स और टेक्निक्स। मतलब टीचर जो है अपने शिक्षक सामग्रियों को यूज करके या फिर अपने स्किल्स और टेक्निक्स को यूज करके कक्षा प्रबंधन करता है, क्लास मैनेजमेंट करता है। उसके इवेल्युएशन के तरीके अलग अलग होते हैं, मूल्यांकन के, और अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजीज को शामिल करते हुए बच्चों के विकास को देखते हुए सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में आगे बढ़ता है। फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन तो जरूरी है ही, क्योंकि टीचर जब तक अपने चीजों का खुद से अनुभव नहीं करेगा, विश्लेषण नहीं करेगा, तब तक वो इम्प्रूवमेंट की ओर नहीं ले जाएगा। उसको पता होना चाहिए कि क्या काम उसने किया है और क्या नहीं किया है, जो नहीं किया है वो क्यों नहीं किया है, और जो किया है क्या उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो इस तरीके से टीचर को इसमें प्रैक्टिकल कंसेप्ट ऑफ नॉलेज के लिए काम करना चाहिए, और उन्हें वास्तविक जीवन की जो टीचिंग सिचुएशंस है उनमें प्रभावी ढंग से काम करने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। और जो थ्योरेटिकल और हमने बताया प्रैक्टिकल नॉलेज, उसके बीच की जो खाई है उसको टीचर को इस फेज में कम करते रहना चाहिए। और जो ये हमारा प्रैक्टिकल कंसेप्ट ऑफ नॉलेज है यहाँ पर, ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग की ओर हमें
ले जाएगा, ऐसा कहना है डेंग एंड लुइक का। फिर तीसरी जो उन्होंने नॉलेज की बात की वो है एक्सपीरियंशियल नॉलेज। तो एक्सपीरियंशियल नॉलेज मतलब अनुभवजन्य नॉलेज। इसमें ज्ञान को उन्होंने क्या किया है, जो व्यक्तिगत अनुभवों से हम सीखते हैं और जो हमें लंबे समय तक याद रहता है, जो हमारे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो हमें सीखने में बहुत मदद करते हैं। जिसके लिए उन्होंने बात की कि नॉलेज डिराइव फ्रॉम एक्सपीरियंस। उन्होंने कहा कि जो नॉलेज हमें हमारे एक्सपीरियंसेस से मिलती है, किसी बुक से नहीं मिलती, किसी थ्योरेटिकल नॉलेज से नहीं मिलती, बल्कि हमारे वास्तविक जीवन के अनुभवों से मिलती है। चाहे वह कक्षा में हो, छात्रों के साथ बातचीत करते समय टीचर को मिले, या फिर टीचर कोई शैक्षिक गतिविधि कर रहा है उसमें उसे किसी तरीके का अनुभव प्राप्त होता है, तो वो ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। फिर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, ये प्रत्यक्ष भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनुभवात्मक ज्ञान जो होता है उस समय विकसित होता है जब कोई व्यक्ति किसी गतिविधि या प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। जब आप वहां पर हैं ही नहीं, आप केवल सुन रहे हैं उस चीज को, तो आप उस चीज को उतना फील नहीं कर सकते। जब आप फील्ड में होते हैं और वो चीज आपके सामने होती है, आपने खुद एक्सपीरियंस की होती है, तो आप क्या करते हैं, उस चीज के विभिन्न पहलुओं को समझ पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, टीचर क्लास में पढ़ाते समय जो भी उसको चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं और या फिर उसको जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, वो उसको अनुभव के माध्यम से मिल रही हैं, क्योंकि वो वहाँ क्लास में है। अगर वो वहाँ क्लास में होगा नहीं तो वो किसी और के अनुभव सुन के उस तरीके से नहीं सीख पाएगा। उसके बाद में पर्सनल और सोशल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, मतलब व्यक्तिगत और सामाजिक संदर्भ में अगर बात करें, तो जो शिक्षक है वो उसके अनुभव अद्वितीय होते हैं, मतलब वो बिल्कुल अलग होते हैं हटके, और वो अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यक्ति संदर्भों से प्रभावित होते हैं। मतलब हर एक टीचर के अपने पर्सनल अनुभव जो होते हैं वो उसके सोशल, जो समाज में रह के वो सीखता है वो, और उसके अलावा उसके जो व्यक्तिगत संदर्भ होते हैं वो सारे के सारे उसके पढ़ाने के तरीकों और उसके स्किल्स को प्रभावित करते हैं। इन संदर्भों के आधार पर हम देख सकते हैं कि टीचर क्या करता है, अपने ज्ञान को पर्सनल सोशल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली अनुकूल, एडेप्टिव बनाने का प्रयास करता है और फिर उस तरीके से उन चीजों को इम्प्लीमेंट करता है। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, आलोचनात्मक आत्म प्रतिबिंब, मतलब टीचर अब क्या करेगा, अपने अनुभवों पर विचार करना चाहिए उसको, वह उनसे सीखे और निर्धारित करे कि कौन से दृष्टिकोण और कौन सी विधियों से उसका टीचिंग स्किल्स या टीचिंग मेथड्स और प्रभावी होगा और उसके बच्चे और ज्यादा सीख पाएंगे। टीचर को निरंतर सुधार की आवश्यकता होती है, ये भी उसे समझना चाहिए, और उसको हमेशा नए चीजों को अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट रहना चाहिए। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, क्योंकि लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लर्निंग परमानेंट नहीं होती, और लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग किसी भी टीचर के अंदर होनी चाहिए। शिक्षक अपने पूरे करियर में अपने नए नए अनुभवों से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, उनका ज्ञान का लगातार विकास होता रहता है। तो इस दृष्टिकोण से कि हमें हमेशा सीखते रहना है, एक स्टूडेंट की तरह, एक बच्चे की तरह, और इससे क्या होगा, हमें अपने अनुभवों को समझने में, मतलब टीचर्स को अपने अनुभवों को समझने में और उनसे सीखने के लिए एक ब्रॉड माइंड डेवलप होता जाएगा। तो ऑल एंड ऑल हम क्या कह सकते हैं कि जो एक्सपीरियंशियल कंसेप्ट ऑफ नॉलेज होता है वो वास्तविक अनुभवों के माध्यम से हमारे अंदर या टीचर्स के अंदर गहन और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है, जिससे टीचर्स का ना केवल पर्सनल डेवलपमेंट होता है बल्कि वो उनके छात्रों को भी डेवलप करने में हेल्प करते हैं, और अनुभवजन्य जो शिक्षा होती है वो एक अमूल्य संसाधन के रूप में कार्य करती है। अब अगर हम बात करें इसके इम्प्लीकेशंस की, ये जो हमने मॉडल पढ़ा है अपना डेंग एंड लुइक का, तो इन्होंने कहा कि एनहांसमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग, तो ये टीचर ट्रेनिंग पर फोकस करता है, टीचर ट्रेनिंग को बढ़ावा देता है, प्रैक्टिकल और रेलिवेंट टीचिंग मेथड्स की ओर ले जाता है, क्योंकि ऐसी चीजों का कोई यूज नहीं है जो हमारे काम की नहीं है, जो इम्प्रैक्टिकल है, जो इररिलेवेंट है, उनका कोई यूज नहीं है। प्रमोट करता है क्रिटिकल ट्रेनिंग को और सेल्फ रिफ्लेक्शन को। मैंने भी बताया कि आपको टीचर्स को इम्प्रूवमेंट की जरूरत कहाँ पर है, कहाँ पर उनके टीचिंग स्किल्स को और इन्हेंसमेंट की जरूरत है, इसमें भी वो प्रमोट करता है हमें। करिकुलम एडेप्टेशन फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो करिकुलम को जो है अडेप्ट करने में ये हमारी हेल्प करता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में। और जो है जैसे पाठ्यक्रम होता है ना, उसको इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए करिकुलम को कि छात्रों के अनुभवों को भी ध्यान में रखे और उनकी वास्तविक जीवन की स्थितियों के अकॉर्डिंगली ही वो बना हुआ हो। उसके अलावा जब आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हो, आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग करते रहते हो, आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है, तो आप में कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी चलता रहता है। आप
टीचर हो तो आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी भी आती जाती है और आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी आती जाती है। आप रिजिड नहीं हो सकते और आपको एडेप्टेबिलिटी भी अपने अंदर पैदा करनी होगी, ताकि जिस तरीके की क्लास है, जिस तरीके के आपके लर्नर्स हैं, उस तरीके से आप चीजों को अडेप्ट करते हुए आगे बढ़ पाए। आप में अनुकूलन की क्षमता होनी चाहिए। और इस तरीके से टीचर जो है वो एजुकेशनल पॉलिसीज पे भी इम्पैक्ट डालते हैं। ये तीनों तरीके की नॉलेज है, डिसिप्लिनरी और एक्सपीरियंशियल, और दूसरी मैंने जो आपसे बात की थी वो जो है वो सारी सारी मिला के इम्पैक्ट डालती है एजुकेशनल पॉलिसीज पे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लर्नर्स। आई होप आपको ये डेंग एंड लुइक का व्यू पॉइंट और टीचर एजुकेशन समझ में आया हो, जिसमें हमने 3 कैटेगरीज ऑफ नॉलेज की बात की, डिसिप्लिनरी, प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंशियल। डिसिप्लिनरी नॉलेज आपके सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज आपका जो व्यवहारिक जो जिसकी यूटिलिटी होती है थ्योरेटिकल नॉलेज से परे होता है, और तीसरा आपका एक्सपीरियंशियल या अनुभवजन्य नॉलेज जो आपको वर्ल्ड की या लाइफ की रियल लाइफ प्रॉब्लम से डील करने में हेल्प करता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।